खबरों के लिहाज से आज एक्शन पैक डे था। मुंबई में आज एक धमाका हो गया और धमाका किया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। इसका असर लखनऊ में भी है, जयपुर में भी है। फडणवीस ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। अब इसके पीछे की बात मुंबई में लोगों को समझ नहीं आ रही है। क्या सच में महाराष्ट्र की हार है या इसके पीछे कोई और कहानी है? महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल क्यों? बिहार में एनडीए को झटका क्यों लगा? यूपी राजस्थान में जीती हुई सीटें बीजेपी क्यों हारी? चुनाव में एनडीए की उम्मीदों को कहां और क्यों झटका लगा? हिंदी पट्टी के राज्यों में 53 सीटें कैसे हार गई? अपनी ही पिच पर बीजेपी कैसे हिट विकेट हो गई? जिन बड़े राज्यों में बीजेपी को जोर का झटका लगा है उनमें महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, राजस्थान और हरियाणा मुख्य हैं। लोकसभा नतीजों के 12 घंटे बाद देश की सियासी पिक्चर में सबसे बड़ा भूचाल महाराष्ट्र में दिखा, जहां देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। इसकी वजह क्या है? महाराष्ट्र में 48 सीट है। बीजेपी ने 9 सीट जीती है। 2019 में बीजेपी को 23 सीट मिली थी। इस बार 14 सीट का घाटा हुआ है। कांग्रेस ने 13 सीट जीती है। 2019 में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, उसे 12 सीट का फायदा हुआ है। शिवसेना उद्धव को 9 सीट मिली है, उसकी भी ताकत बढ़ी है। एनसीपी शरद को 8 सीट मिली है, उसे 4 सीट का फायदा हुआ है। 2009 में एनडीए को 48 में से 41 सीट मिली थी। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 5 सीट मिली थी। मतलब एनडीए को करीब 24 सीटों का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा झटका बीजेपी और शिवसेना शिंदे को लगा है। आगे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की चुनौती है, लिहाजा फडणवीस का फोकस राज्य में संगठन को मजबूत करने पर है आणि ती कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे करणार आहेत। त्यामुळे हा जो काही भारतीय जनता पक्षाला या ठिकाणी सेटबॅक महाराष्ट्रामध्ये सहन करावा लागला, याची सगळी जबाबदारी ही देवेंद्र फडणवीस मी या ठिकाणी स्वीकारतोय। आणि मी पक्षाला एक विनंती अजून करणार आहे। अर्थात भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्ष सगळे निर्णय करतो की आता मला विधानसभेकरता पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी उतरायचं आहे। त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधनं मोकळं करावं आणि पक्षामध्ये पूर्ण वेळ काम करण्याची त्यांनी संधी द्यावी, जेणेकरून ज्या काही कमतरता राहिल्या आहेत त्या कमतरता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मला माझा पूर्ण वेळ देता येईल। अर्थात बाहेर राहिलो तरी सरकारमध्ये जे काही आम्हाला करायचं आहे ते आमची टीम करेल, त्यांच्यासोबत मी असणारच आहे। या संदर्भात लवकरच पक्षाच्या वरिष्ठांना मी भेटणार आहे आणि मग त्यांच्या सल्ल्याने ते जे सांगतील त्यानुसार पुढची कारवाई मी करेन। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन से आते हैं, वहीं पर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। विदर्भ रीजन में लोकसभा की 9 सीट है। गढ़चिरौली सीट कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली है। कांग्रेस ने यहां 1,41,698 वोटों से जीत दर्ज की है। भंडारा सीट कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी है। कांग्रेस ने यहां 37,380 वोट से जीत दर्ज की है। चंद्रपुर सीट कांग्रेस ने बरकरार रखी है। जीत का मार्जिन 26,000 से ज्यादा हो गया है। अमरावती सीट कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी है। यहां से बीजेपी की नवनीत राणा चुनाव हार गई। वर्धा सीट एनसीपी शरद ने बीजेपी से छीन ली है। यवतमाल वाशिम सीट शिवसेना उद्धव ने शिंदे गुट से छीन ली है। विदर्भ में बीजेपी 2 सीट जीत पाई है। नागपुर, जहां नितिन गडकरी जीते हैं, और इसके अलावा अकोला सीट बीजेपी जीत पाई है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट सिर्फ बुल्ढाड़ा सीट जीत पाई है। 2019 में विदर्भ की 9 सीटों में एनडीए ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। 2024 में इंडिया को 6 और एनडीए को 1 सीट मिली है। अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो एनडीए को करीब 55 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस इसी ट्रेंड के सहारे विधानसभा चुनाव में जीत का ख्वाब देखने लगी है। अरे सेवा बहुत हो गई, जनता ने आपको रिटायर कर दिया है।
23 सीटें थी लोकसभा की महाराष्ट्र में, शिवसेना के 7 थे, अब 9 पर आ गए हैं। अब विधानसभा का चुनाव लीजिए, जनता आपको रिटायर कर देगी, सेवा ही करते रहिए। फिर महाराष्ट्र में समीकरण बदलने वाले हैं सर? बात ऐसी है, ये देवेंद्र जी का जो इस्तीफे वाला नौटंकी है, ये एक स्क्रिप्टेड है, केंद्र से आया हुआ। जिस राज्य में सीटें कम हुई है बीजेपी, वहाँ वो इस्तीफा लेने की जो नाटक चल रहा है, आज देवेंद्र का इस्तीफा लेंगे, उस आधार पर वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लेना चाहते हैं, इसलिए देवेंद्र के माध्यम से ये चल रहा है सब कुछ। शिवसेना में तोड़फोड़ लोगों को पसंद नहीं आई। सिंपैथी वोट उद्धव ठाकरे की तरफ शिफ्ट हुआ। मराठा आंदोलन का भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। 400 के पार के नारे से संविधान बदलने का जो नैरेटिव कांग्रेस ने बनाया, उससे दलित मतदाता बीजेपी से छिटक गया। बीजेपी ने अजित पवार और अशोक चव्हाण जैसे नेताओं पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, फिर चुनाव से पहले उन्हें अपने साथ मिला लिया। इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। ये नेता अपने इलाकों में असर नहीं दिखा पाए। चुनाव में हार जीत होते रहती है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। प्रयास काफी किया, तो इश्यूज हर जगह है, कोई इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने आज जो ओपिनियन एक्सप्रेस किया है वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। कोर ग्रुप में ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं है और कोर ग्रुप की इसमें सहमति नहीं। अब देखिए सेंट्रल लीडरशिप फैसला करे इसमें जो भी उचित। महाराष्ट्र के बाद एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान हिंदी पट्टी के राज्यों में हुआ है। यूपी घाटा 44 सीट, बिहार घाटा 9 सीट, राजस्थान घाटा 10 सीट, हरियाणा में 5 सीटों का घाटा, मतलब सिर्फ 4 राज्यों की 135 सीटों में 68 सीट का घाटा, जो बहुत बड़ा है। इसलिए नीतीश और नायडू किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नतीजों के 12 घंटे बाद नायडू की ताकत कितनी बढ़ गई है। अगर दोनों पाला बदल लेते हैं तो बड़ा सियासी उलटफेर हो जाएगा, लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम है। I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. नीतीश इधर जाएंगे या उधर, ये चर्चा आम है, क्योंकि पलटने में उन्हें देर नहीं लगती। कांग्रेस दफ्तर में नीतीश को बुलाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नीतीश और तेजस्वी दोनों पटना से एक ही फ्लाइट में आगे पीछे की सीटों पर बैठकर दिल्ली आए। इस पर भी खूब कयासबाजी हुई। राजनीति संभावनाओं का खेल जरूर है, लेकिन फिलहाल नीतीश के पाला बदलने की गुंजाइश कम है, क्योंकि बिहार में कोई दूसरा गठबंधन नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि को सूट नहीं करता। पसंदीदा गठबंधन जो है बिहार की जनता का, वो जदयू का भाजपा के साथ ही रहा।